Dear student, welcome to E-Tech Study Online Portal, everything for technical student। यदि आप UPPCL और UPRML TG2 या JEE की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। हम अपने चैनल के माध्यम से निरंतर आपके सिलेबस में जो चीज़ें आने वाली हैं और पेपर की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके जितने भी सिलेबस में आने वाले सब्जेक्ट हैं या आपके जो वीडियो हैं पेपर की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो अपलोड हो रहा है निरंतर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि हम अब वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। आज का जो वीडियो है वह हमारा MCQ टाइप क्वेश्चंस पर आधारित है। जो टेक्निकल थ्योरी में दो चीज़ें चल रही है। पहला तो यह है कि जो संबंधित थ्योरी है वह उस चल रहा है निरंतर, उससे संबंधित 2 वीडियो 1 वीडियो 3 वीडियो निरंतर आपको अपने चैनल पे अपलोड किया जा रहा है। उसके पैरेलल जो दूसरी चीज़ है कि उस थ्योरी से संबंधित किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम में लास्ट ईयर में क्या क्वेश्चन बन रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, सारी चीज़ें उसमें बताई जा रही हैं। तो अब इसके पहले जो हमारा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि और कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो। तो आज आइए देखा जाए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 वीडियो, जो कि कुछ नए क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक परिपथ में 33 ओम का प्रतिरोधक 2 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तो उस प्रतिरोधक के समीप वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए वोल्टेज पूछ रहा है, तो वोल्टेज क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू R, V बराबर होता है I इंटू R। अब यहाँ पे वोल्टेज भी पूछ रहा है तो और I भी दे दिया, तो I कितना है 2 एम्पीयर और प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना है 33 ओम। तो 33 दूना कितना हो जाएगा 66 ओम। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे 66 है कहीं, तो बी वाला ऑप्शन जो है वह सही है 66 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, वह यंत्र जो विद्युत धारा का पता लगाता है उसे कहते हैं। तो देखिए विद्युत धारा को नापना और पता लगाना दोनों अलग अलग चीज़ है। विद्युत धारा को नापने के लिए हम लोग एम्पीयर मीटर या अमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि विद्युत धारा का पता लगाना, तो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए अगर आपको याद होगा तो हम लास्ट वीडियो में व्हीटस्टोन ब्रिज को बताए थे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, यह धारा की उपस्थिति को बताता है और व्हीटस्टोन ब्रिज में 2 टर्मिनल के बीच में एक गैल्वेनोमीटर हम लोग लगाए थे। अगर वहाँ पे गैल्वेनोमीटर में धारा जो होती थी या उससे वहाँ पे लिखा जा रहा था Ig = 0, अगर याद होगा आपको Ig = 0, Ig कहने का मतलब है द करेंट इन द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू 0, देन ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस्ड। ब्रिज क्या होता था, बैलेंस या संतुलित अवस्था में होता था। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह यंत्र जो विद्युत धारा का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर क्या बताएगा, वोल्ट मीटर आपके वोल्टेज को बताएगा, वोल्ट मीटर आपके विभव को बताएगा, वोल्ट मीटर आपको विद्युत दाब को बताएगा, वोल्ट मीटर विद्युत वाहक बल को बताएगा। रियोस्टेट क्या है, तो रियोस्टेट दोस्तों यहाँ पर एक टाइप ऑफ रजिस्टर में आ रहा है। तो टाइप ऑफ रजिस्टर में आपको 2 टाइप का रजिस्टर बताया गया था, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। तो वेरिएबल रजिस्टर में हमारा रियोस्टेट आता है, जिसमें नॉब के द्वारा एक रॉड होती है, नॉब उस रॉड पर नॉब को आगे पीछे करके हम वोल्टेज को रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, कम या अधिक करते हैं। वाट मीटर क्या बताएगा, तो वाट मीटर हमें बताएगा शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट। और आपको पहले ही बता दिया गया था किसी भी मात्रक के पीछे अगर आप मीटर लगा दें तो 80% राशियों का वो क्या बताएगा, वो मापन करेगा वह यंत्र। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम, ओम के पीछे मीटर लगा दे, ओम मीटर क्या बताएगा रेजिस्टेंस। जैसे धारा का मात्रक एम्पीयर, एम्पीयर के पीछे मीटर लगा दें, एम्पीयर मीटर क्या बताएगा, वह धारा बताएगा। ऐसे शक्ति का मात्रक क्या है वाट, वाट के पीछे मीटर लगा दे, वाट मीटर क्या बताएगा शक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की SI इकाई है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा की SI इकाई कहने का मतलब ये है
कि विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई अगर पूछा जाए तो वह होता है आपका जूल। अगर व्यवहारिक इकाई या प्रैक्टिकल इकाई पूछा जाए तो वह क्या होता है, किलोवाट घंटा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एसआई इकाई पूछेगा तो वह क्या हो जाएगा, जूल। लेकिन वहीं पे अगर प्रैक्टिकल या व्यवहारिक इकाई आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, किलोवाट घंटा या kWh। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बीओटी इकाई होती है। एक बीओटी इकाई कहने का मतलब यह होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड का जो एक बीओटी इकाई होता है वह 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा। अब देखिए पहला ऑप्शन और जो तीसरा ऑप्शन है, अब 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में कितने वाट घंटा होता है, 1000 वाट घंटा। तो पहला ऑप्शन 1000 किलोवाट घंटा है। अगर यहीं पे या 1000 वाट घंटा होता तो पहला ऑप्शन भी सही होता। तो जो एग्ज़ामिनर ऑप्शन जो सेट करते हैं कुछ इस प्रकार से करते हैं कि बच्चे कंफ्यूज अधिक हो। तो बच्चे को कंफ्यूज देखिए, बच्चों को नहीं होना है। यहाँ पर आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके चलेंगे तो ऑप्शन चाहे जो भी दे दे आप सही आंसर चूज करके आएंगे। तो हमें पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट घंटा। तो एक बीओटी इकाई होती है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ओम का नियम प्रदर्शित करता है। तो देखिए ओम का नियम जब आपको पढ़ाया गया था तो वहाँ पे एक ग्राफ बताया गया था जो वोल्टेज और धारा के बीच का ग्राफ बता रहा था। तो वोल्टेज और धारा के बीच का जो ग्राफ होता था कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता था आपका दोस्तों। जैसे मान लीजिए यह हो गया, या एक्स एक्सिस हो गया, या वाई एक्सिस हो गया। और ओम के नियम से हमें पता है कि V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I कहने का मतलब ये है कि अगर वोल्टेज में परिवर्तन होगा तो धारा में भी परिवर्तन होगा। अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज को कम करेंगे तो यह धारा को भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो धारा और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ होता था कुछ लीनियर ऐसी सीधी वक्र होती थी जो ओरिजिन से मूल बिंदु से गुजरता था। और यह इसकी जो आकृति होती थी कुछ इस प्रकार से होती थी। तो ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाली वक्र की आकृति क्या होती, लीनियर या रेखी, लीनियर या रेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रतिरोधकता की इकाई है। तो प्रतिरोधकता की इकाई है। प्रतिरोधकता को और किस नाम से जानते हैं, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध से जानते हैं, प्रतिरोधकता को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से जानते हैं, और प्रतिरोधकता को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। हम लास्ट जो वीडियो था वह रेजिस्टेंस लॉ से संबंधित था। तो वहाँ रेजिस्टेंस लॉ के आधार पे जो रेजिस्टेंस आता था R बराबर रो इंटू L/A के बराबर आता था, जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब रो का मात्रक अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यह बचेगा क्या, ओम मीटर। तो बड़ा मात्रक प्रतिरोधकता का क्या हो गया, ओम मीटर, और छोटा मात्रक क्या हो गया, ओम सेंटीमीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे ओम सेंटीमीटर दे दे तो ज़रूर आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि A और B दोनों, या दोनों B और C दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऊर्जा की प्रैक्टिकल इकाई। अब देखिए यहीं पे चीज़ें आ गई। अगर ऊर्जा का जो SI इकाई पूछे तो हम क्या बताएंगे, जूल। लेकिन प्रैक्टिकल और व्यवहारिक इकाई पूछे तो क्या बताएंगे, kWh या किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, या इसी को क्या कहते हैं, kWh किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी चालक में विद्युत की चालकता किसके द्वारा होती है। तो विद्युत की चालकता यानी धारा प्रवाह, जो धारा का डेफिनेशन आपको शुरू में बताया गया था वह यह बताया गया था कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, यह नाभिक के अंदर स्थिर अवस्था में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक के अंदर स्थिर अवस्था में होती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर मान लीजिए जो हमारा ऑर्बिट है, कोष जो है KLMNOPA सब क्या होते हैं, कोष होते हैं, और SPDF क्या होते हैं, ये सब सेल उपकोष होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 कोष का कोई एटम है, अब उसके अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। आपको पता है कि किसी भी कोष को पूर्ण करने के लिए, किसी भी ऑर्बिट को पूरा करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और अधिक से अधिक
64, 2 8 18 32 64 ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थिर अवस्था में हो गए, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो गतिमान रहता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह गतिमान होता है। तो आखिरी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वह हमारा क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। वह क्या कहलाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण धारा प्रवाह संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किसकी चालकता अधिकतम होती है? निम्न में से किसकी चालकता अधिकतम होती है? चालकता यानी धारा प्रवाह। अब धारा प्रवाह कहने से मतलब ये है कि जैसे अभी बताया गया कि धारा होता क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा या आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब धारा यहाँ पे देखिए जो हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और अभी आपको बताया गया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी नाभिक में स्थिर अवस्था में हैं। अब मूव क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो धारा प्रवाह, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो धारा का जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यानी जो हमारा यहाँ पे जो सटीक आंसर होगा, सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? निम्न से किसकी चालकता अधिकतम होती है? इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे यह हो जाएगा कि आयन भी ऑप्शन दिया है। तो आयन अगर सिर्फ ऋण आयन दे तो तब तो ठीक है, लेकिन आयन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऋण आयन या निगेटिव आयन। आयन हम धन आयन को भी आयन कहते हैं, पॉजिटिव आयन को भी आयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी तत्व का अणु होता है। तो किसी तत्व का अणु जो होता है वह अनावेशित होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अणु व परमाणु से संबंधित वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके एटम और मॉलिक्यूल से संबंधित जो वीडियो अपलोड किया गया है उसको देखें, जिससे कि एटम और मॉलिक्यूल से संबंधित जो भी कन्फ्यूज़न हो दूर हो और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल करंट सोर्स हो गया, आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया। आप TG2 का एग्ज़ाम देने जाएं, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम देने जाएं या JEE का एग्ज़ाम देने जाएं, उसमें 60 से 80% चांसेस होता है कि 60 टाइप क्वेश्चन में यह चीज़ें ज़रूर दे दें। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0। और आइडियल जो करंट सोर्स होता है जो उसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो उसका होता है इनफाइनाइट, अनंत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध, देखिए वही आ गया। एक आदर्श करंट सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध जो होता है दोस्तों वह कितना होता है? अनंत। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स का पूछेगा तो वह 0 होगा, आइडियल करंट सोर्स का पूछेगा तो वह अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब एक विद्युत बल्ब का वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है तब वह 300 मिली एम्पीयर धारा प्रवाह करता है। उस विद्युत बल्ब का प्रतिरोध कितना है? क्वेश्चन देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रहा है आप उसको एक बार दो बार ज़रूर अच्छे से पढ़ें कि क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दे दिया हमें वोल्टेज, दे दिया करंट, दे दिया रेजिस्टेंस, हमसे पूछ रहा है। तो आपको अब ओम का नियम पढ़ाते समय एक चीज़ बताई गई थी कि यह ट्रायंगल आप याद रखिएगा। वहाँ पे ऊपर क्या होता था? वोल्टेज होता था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। यहाँ पे करंट होता था और यहाँ पे रेजिस्टेंस होता था। तो जिसको पूछ रहा है उसको हम क्या करें? ढक दें। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो रेजिस्टेंस को ढकेंगे तो ऊपर बचेगा V, नीचे बच गया I। तो R बराबर क्या हो गया? V/I। R बराबर हो गया V/I। V का मान 240 और I का मान 300 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे देखिए तो R बराबर अगर हम डायरेक्ट कर दें तो 240 बटे I कितना है? 300 मिली एम्पियर। और हमें पता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ पर 10⁻³ है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे 10⁻+3 हो गया। अब 10⁻+3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 2 0 है तो 2 0 यहाँ से यह कैंसिल हो गया। ऊपर बचा क्या? 240 × 10, 240 × 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2400। 240 × 10 करेंगे 2400 आ गया। 2400 में 3 से भाग देंगे 80 ओम। कितना? नहीं सॉरी 800 ओम। 800 ओम हो जाएगा आपका। तो सही आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक धातु की तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? एक धातु की तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयन सभी।
अब देखिए आयन भी दिया है, इलेक्ट्रॉन भी दिया है। तो पीछे क्वेश्चन में आपको बताया गया था दोस्तों कि आयन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ऋण आयन, आयन का मतलब धनायन भी होता है। तो जब भी धारा प्रवाह होगी वह इलेक्ट्रॉन के कारण होगी, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, ऋण आयन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 19 कूलम। तो यहाँ पे एक धातु की तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है। ये देखिए कई बार ये पूछा गया है, यहाँ तक जेईई के एग्ज़ाम में भी यह चीज़ें पूछी गई है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष, यहाँ प्रकाश देखिए है, तो प्रकाश कहने का मतलब है कि 50% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर प्रकाश वर्ष की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ प्रकाश से संबंधित होगा। तो प्रकाश से संबंधित यहाँ पे 2 ऑप्शन भी दिया गया है, प्रकाश की गति, देखिए प्रकाश की गति भी दिया और प्रकाश का सामर्थ्य। तो बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, 50 से 60% बच्चे प्रकाश की गति या प्रकाश का सामर्थ्य वाले ऑप्शन को चूज करके चले आते हैं, जो कि गलत होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष या दूरी कह सकते हैं या डिस्टेंस का मात्रक है, और जो समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, समय का मात्रक सेकंड। प्रकाश की गति और प्रकाश का सामर्थ्य, प्रकाश वर्ष से इनका संबंध नहीं है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो यह डिस्टेंस या दूरी की इकाई है। अधिक दूरी का जो मात्रक है वह, अधिक दूरी को अगर हमें दिखाना है तो वहाँ पे हम प्रकाश वर्ष को एज मात्रक, एज यूनिट प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो देखिए किसी तार की प्रतिरोधकता, जब प्रतिरोधकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध आपको जब पढ़ाया जा रहा था तो ये चीज़ें बताई गई थी कि विशिष्ट प्रतिरोध आपका न लंबाई पे निर्भर करेगा न अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, ये सिर्फ निर्भर करता है पदार्थ पर, किस पदार्थ का वायर बना है। विशिष्ट प्रतिरोध का डायरेक्ट संबंध जो होता है वो मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, किसका कंडक्टर बना हुआ है उस पर निर्भर करेगा। जैसे अगर 1 मीटर का कह सकते हैं कि 1 मीटर का हम वायर ले लें, या कॉपर का हो गया 1 मीटर का वायर, और दूसरा हो गया 10 मीटर का कॉपर का ही वायर हो गया, और आपसे पूछ दिया गया कि किसका प्रतिरोधकता या किसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा, तो दोनों का समान होगा। अभी बताया गया कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ वायर, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो आप चाहे 10 मीटर का वायर ले ले, चाहे 100 मीटर का वायर ले ले, अगर दोनों समान मटेरियल, दोनों कॉपर का ही बना हुआ है, तो दोनों का जो रेजिस्टिविटी होगा, जो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध होगा, या दोनों का जो प्रतिरोधकता होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो किसी तार की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करेगी, पदार्थ पर। अगर यहीं पे प्रतिरोध पूछे तो क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा, लंबाई पे भी निर्भर करेगा, क्योंकि ओम के नियम से, ओम के नियम में बताया गया था कि R प्रोपोर्शनल L, और दूसरा बताया गया था R प्रोपोर्शनल 1/A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत आवेश की इकाई है। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो विद्युत आवेश जब आपको बताया गया तो आवेश से संबंधित 2 फार्मूले बताए गए थे। पहला फार्मूला था Q = IT, Q = IT। यह तब के लिए था जब हमें करंट और समय पता है और चार्ज आयन निकालना है, तो वहाँ पे हम क्या करें, धारा और समय। देखिए यहाँ पे जो T है, ये T इन किस में होना चाहिए, सेकंड। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो मिनट में दिया है तो डायरेक्ट मिनट में वैल्यू पुट करते हैं और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते हैं, और कोई ना कोई 4 ऑप्शन में से ऑप्शन भी मैच कर जाता है, और बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमारा यह क्वेश्चन सही है। लेकिन यह ध्यान देने वाली चीज़ है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कितना सही पढ़ रहे हैं। आप चाहे जितना भी पढ़ लीजिए, अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं रखेंगे तब जो आपकी चीज़ें हैं वह कन्फ्यूज़न वाली स्थिति बनी रहेगी। तो देखिए Q = IT, जहाँ I क्या है, करंट इन एम्पियर, T क्या है, T इन टाइम है, किसमें है, इन सेकेंड। तो जो हम वैल्यू रखेंगे चार्ज के लिए, T का मान जो रखेंगे वह सेकंड में रखेंगे। अगर हमारा मिनट में दिया है तो मल्टीप्लाई बाई 60 करके उसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा, वो कूलम में आंसर आएगा। तो देखिए विद्युत आवेश की एक इकाई यहाँ से हो गया कि एम्पियर सेकेंड,
एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। तो अब हम देख लें कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलम। पहला ऑप्शन वोल्ट दिया है, तो वोल्ट किसका मात्रक हो गया? वोल्ट विद्युत वाहक बल का मात्रक हो गया। वोल्ट विद्युत दबाव का मात्रक हो गया। वोल्ट विभव का मात्रक हो गया। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का भी मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक चालक जिसका प्रतिरोध कैपिटल आर है, खींच कर लंबाई में दोगुना कर दिया जाए तो नए चालक का प्रतिरोध कितना होगा? अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझानी है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक तब है, मान लीजिए 1 मीटर लंबा वायर है और इसी साइज़ के वायर को कहीं से अलग से काट कर 1 मीटर और जोड़ दिया गया। 1 मीटर और जोड़ दिया गया। अगर पहले इसका रेजिस्टेंस आर है, अगर हम बाद में जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद पूछ रहा है आर डैश या नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आर डैश डायरेक्ट होगा एन इंटू आर के बराबर। एन क्या है? कितने फोल्ड, जैसे फोल्ड कहने का मतलब है कि कितने गुने वायर को जोड़ा जाता है। जैसे इस यहाँ पे जो था या 1 मीटर लंबा वायर था, तो 1 मीटर लंबा वायर और हम जोड़ दिए तो कितना गुना, मतलब उसकी लंबाई को कितने गुना बढ़ा दिया? 1 गुना बढ़ाया गया। तो 1 गुना बढ़ाया गया तो एन का मान क्या हो गया? 1। अगर यहाँ पे अगर हम 2 मीटर वायर लिखते तो एन का मान क्या हो जाता है? 2। अगर 3 मीटर वायर लिखते तो 3 मीटर वायर यहाँ पे जोड़ते तो एन का मान कितना हो जाता? 3। और जो पहले रेजिस्टेंस है उसको हम क्या करें? इससे मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आएगा वो नया रेजिस्टेंस आ गया उस दिए गए वायर का। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर खींच कर बढ़ाया जाए, ये तब के लिए था पहला वाला जब अलग से काट के जोड़ा जा रहा है, वायर को खींचा नहीं जा रहा है। और दूसरी चीज़ यह हो गई कि जब खींचकर उस वायर को बढ़ाया जा रहा है, तो मान लीजिए यह 1 मीटर लंबा वायर है, इसको खींच के हम बढ़ा दिए और 3 मीटर लंबा वायर कर दिए, तो लंबाई कितनी गुनी बढ़ गई? 3 गुनी बढ़ गई। तो जो नया रेजिस्टेंस होगा आर डैश, यह आपका बराबर होगा इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर के बराबर। कितना गुना उसे बढ़ा रहे हैं उसका वर्क करिए और पीछे का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उससे मल्टीप्लाई करिए, तो जो नया रेजिस्टेंस आ जाएगा वह दिए गए पूरी स्ट्रक्चर या दिए गए पूरे वायर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अब हम सवाल दे रहा है कि एक चालक जिसका प्रतिरोध कैपिटल आ रहा है, खींच के लंबाई में 2 गुना। अब देखिए खींच के बढ़ा रहा है और लंबाई को कितना गुना बढ़ा रहा है? 2 गुना। 2 गुना बढ़ाएगा तो एन का मान कितना हो गया? 2। तो क्योंकि खींच के बढ़ा रहा है तो एन स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर इंटू आर। 2 का वर्क करेंगे 4 आर के बराबर। सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट वाला 4 आर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 3600 कूलाम आवेश का 2 मिनट में कितनी विद्युत धारा प्रवाह होगी? पीछे अभी डिस्कस किया गया था कि जो आवेश होता है, आवेश का 2 फार्मूला होता है, Q बराबर IT और Q बराबर N इंटू E के बराबर। Q बराबर IT में जहाँ Q क्या है? चार्ज है, I क्या है? करंट है और T क्या है? टाइम इन सेकेंड। टाइम इन सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब हमें जो दिया है Q का मान 360 दिया है और Q का जो फार्मूला होता है Q बराबर IT। हमसे पूछ क्या रहा है? कितना विद्युत धारा प्रवाह होगा? I का मान पूछ रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे T। यह हो जाएगा 360 और T किस में है? मिनट में है, तो किस में कन्वर्ट कर दे? सेकेंड में। पीछे बताया गया है 2 इंटू 60। अब देखिए यह 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब 6 6 आगे 36, अब 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला 3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किरचॉफ की विद्युत के प्रथम तथा द्वितीय नियम क्रमशः आधारित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किरचॉफ लॉ बताया जा रहा था तो वहाँ पे नोट करके ये चीज़ें लिखवाई गई थी और बोला भी गया था कि किसी भी पेपर में इसके आने की चांसेस अधिक होती है। अगर टेक्निकल का पेपर देने जा रहे हैं, चाहे TG2 का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, चाहे JEE का एग्ज़ाम हो, उसमें यह कई बार चीज़ें पूछी गई है। तो जो पहला नियम था किरचॉफ का, वह क्या था? KCL का नियम या संधि का नियम या धारा का नियम। तो जो धारा का नियम है वह हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और जो दूसरा नियम था वह किरचॉफ वोल्टेज लॉ था। तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम या लूप या मेश का नियम। तो यह जो आधारित था हमारा, ये आधारित है जो KVL का नियम आधारित है, यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर
आधारित है। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज हमें नहीं होना है। अगर कह रहा है कि किरचॉफ के विद्युत के प्रथम तथा द्वितीय नियम क्रमशः आधारित हैं, तो प्रथम नियम यानी केसीएल का नियम, द्वितीय नियम यानी केवीएल का नियम, हमें यह भी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर सीक्वेंस आगे पीछे कर देंगे तो आप दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको ऐसा भी मिलेगा कि अगर सीक्वेंस को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाए तो उससे सटीक ऑप्शन क्या होगा वो भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। तो पहला जो नियम है वह केसीएल का नियम है और जो दूसरा नियम है वह केवीएल का नियम है। तो केसीएल का नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है और जो हमारा केवीएल का नियम है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों आवेश तथा ऊर्जा के संरक्षण पर। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही टॉप 20 MCQ टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द इलेक्ट्रिशियन थ्योरी अगर आप चाहते हैं कि बराबर उस क्वेश्चन से आप रूबरू होते रहें या उस क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि अपलोड होने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो ऐसे ही हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 का भी टॉप 20 MCQ टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो किसी न किसी टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछा गया और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वह बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 से संबंधित होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने